डियर ऑल, हम सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें पॉस एक्ट जो है 2013 सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज हम एक ऐसे केस लॉ की बात करेंगे जो पोस्ट विशाखा गाइडलाइन के बाद आया। मतलब 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो फेमस लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरासमेंट को क्लियर कट डिफाइन करने की ज़रूरत है। सिर्फ भरवली नहीं, नॉन भरवली भी कोई पुरुष किसी महिला को ह्यूमिलिएट कर सकता है, मोलेस्ट कर सकता है, हैरास कर सकता है। अनवेलकम बिहेवियर कंडक्ट एक्ट सब कुछ जो है इसमें शामिल किया गया। 1997 का जो लैंडमार्क जजमेंट रहा विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी है कि वो अपने वर्क प्लेस में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाए सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर। विशाखा गाइडलाइन 1997 में आया। उसके बाद एक फेमस केस लॉ इस बात को पुख्ता करेगा कि विशाखा गाइडलाइन जो है उसको किस तरीके से माना गया और वो कौन सी घटना रही 1997 के बाद। विशाखा गाइडलाइन में सेक्सुअल हैरासमेंट क्लियरली डिफाइंड रहा और उसी डेफिनेशन को हम पॉस एक्ट में भी पढ़ते हैं, जो आईपीसी में मेंशन नहीं था। तो पोस्ट विशाखा सिनेरियो जब हम देख रहे हैं तो इस केस लॉ को पढ़ने की ज़रूरत है। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस एके चोपड़ा जो है, ये 1999 का मामला है, केस लॉ है, जिसका जजमेंट आता है 20 जनवरी 1999। मतलब जाहिर सी बात है विशाखा के बाद है, पॉस एक्ट तब तक नहीं आया था, जिसमें बेंच में जो जजेस रहते हैं, जो जस्टिस रहते हैं, उनका नाम मेंशन्ड है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और केस लॉ को समझने के लिए वीडियो को देख रहे हैं, तो लॉ की अपनी एक भाषा होती है और हमें अपने आंसर को उसी अंदाज में लिखना चाहिए। आप इमोशनल फ्लो में नहीं लिख सकते हैं और कोशिश करना है कि जिस तरीके से लॉ मेंशन्ड है, सारे सेक्शंस हैं, हम उसे कवर अप उसी तरीके से करें। एके चोपड़ा सीनियर एम्प्लॉय रहते हैं, बॉस रहते हैं, और ये जो एके चोपड़ा रहते हैं उन पर उनके ही ऑफिस में काम करने वाली एक महिला एम्प्लॉय जो हैं, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, हैरासमेंट का आरोप लगाया। बहुत ही अलग टाइप का ये केस लॉ है, जहां हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। अब एके चोपड़ा को एक्यूज्ड किया गया कि उन्होंने फीमेल एम्प्लॉय को हैरेस किया है, जो कि प्रोबेशन पर उनके अंदर उनकी देख रेख में काम कर रही थी। ये घटना जब वो ऑफिशियली किसी टूर पर जा रहे थे तब हुआ था, जो अनवेलकम नेचर का था। वो प्रोबेशन पर जो एम्प्लॉय रहती हैं, जो प्रोबेशनरी एम्प्लॉय है, उन्होंने इसके डिमांड नहीं की थी। बिना उनकी कहे हुए अनवेलकम तरीके से उनके साथ हैरेसमेंट हुआ, जहां एके चोपड़ा ने उनसे फिजिकल एडवांसेस लेने की कोशिश की। उन्होंने उनको फिजिकली मॉलेस्ट किया। ऐसा जो है एग्रीव्ड वुमेन का, प्रताड़ित जो महिला रही, जो एम्प्लॉय रही, उनका कहना रहा। और उन्होंने बताया कि उस दौरे पर उन्होंने उन्हें इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच किया है। इंटरनल इंक्वायरी हुई और उनको एक जो एके चोपड़ा रहते हैं उनको डिसमिस किया गया, इंटरनल कमेटी बनाई गई और उनको गिल्टी पाया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती दिया कि ए.के. चोपड़ा जो है दोषी नहीं पाए जा रहे हैं, वो महिला ने उन पर आरोप लगाया था, तो ये जो इनको डिसमिस किया गया है ये सही नहीं है। और हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो इनको बर्खास्त किया गया है, जॉब से डिसमिस किया गया है, ये सही नहीं है। प्रॉपर सॉलिड प्रूफ के अभाव में हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि महिला साबित ही नहीं कर पा रही है कि वो किसी ऑफिशियल टूर में थे और उस वक्त उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है, और ना ही महिला को उस केस में कोई फिजिकल हार्म हुआ है। ये भी बात हाई कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अपील को हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया उसको चैलेंज करता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट ये कि भाई यहाँ पर महिला को भावनात्मक भी नुकसान हुआ है, तो हम सिर्फ नैरो व्यू नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकल हार्म नहीं हुआ है मतलब महिला मेंटली उसको टॉर्चर नहीं किया गया हो, वो मेंटल रूप से उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है। जब ये डिसीजन आया, जब हाई कोर्ट ने जो डिसमिस वाले बात पर आवाज़ उठाई कि भाई इनको गलत तरीके से डिसमिस किया गया, महिला के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये दोषी है, इनका डिसमिस बिल्कुल सही है। और हाई कोर्ट को भी लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि महिला के साथ फिजिकल हार्म, फिजिकल कांटेक्ट की कोशिश अगर वो प्रूफ नहीं भी कर पा रही है, तो उस दौरान जब वो ऑफिशियल टूर में थे तो उसको मेंटली कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जरूर प्रताड़ित किया गया होगा, और उसको प्रूफ करना जो है बहुत हार्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो सोच है, हाई कोर्ट को ये बताया कि आपको लग रहा है कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश, फिजिकली किसी को असॉल्ट करने को सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, तो नहीं, इसमें मेंटली अगर आप किसी को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं, वो सब आ जाता है। तो सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट को ही फोकस ना करें, मेंटली भी महिला को बहुत नुकसान हुआ है, वो डर गई है, उसके साथ गलत हरकत की गई है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरटर्न करता है दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को और बोलता है कि ये सही हुआ है डिसमिस। ए.के. चोपड़ा, इस पूरे के पूरे केस लॉ में जो की ऑब्जर्वेशन रहा, जो टेक अवेज रहे, वो बता रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को आप फिजिकली सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो या किसी को शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित कर रहे हो। ये वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है। हो सकता है कि इतने गंदे कमेंट किए गए हो, इनअप्रोप्रिएट कमेंट हुआ हो, या उसको मेंटली इतना ह्यूमिलिएट किया गया हो, इंटिमिडेटिंग उसके लिए रहा हो, अनवेलकम रहा हो, तब उसने ऐसा आरोप लगाया है। तो पहले समझना होगा हमको। विशाखा गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है। हमने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया है कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं, वो वर्बली, नॉन वर्बली जेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू, किसी प्रकार का पॉर्न मटेरियल दिखाकर, कुछ बोलकर, कमेंट पास कर, आप किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कुछ कमेंट कर रहे हो, किसी तरीके से हो सकता है। और हाई कोर्ट को कहा कि अपना नज़रिया बदलिए, सिर्फ आप नैरो व्यू देख रहे हैं कि किसी को अगर फिजिकल हार्म होगा तभी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। फिजिकल हार्म नहीं है, लेकिन ये जो इमोशनल डैमेज है वो बड़ा है। उसके बाद जब ये केस लॉ आया तो कहीं ना कहीं सबको यकीन आ गया कि ये जजमेंट बिल्कुल नज़ीर साबित होने वाला है, मिसाल साबित होने वाला है। तो अगर आप कुछ अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, वो फिजिकली असॉल्ट हो ना हो, अगर आपने कोशिश भी किया किसी तरीके से,
अनवेलकम बिहेवियर, महिला नहीं चाहती हो, महिला का एक्सेप्टेंस ना हो, तो वो सब कुछ महिला को डराना धमकाना, ज़बरदस्ती कुछ कहना करना, अनकंफर्टेबल महसूस कराना, उसकी लज्जा को भंग करना, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, ये सब पनिशेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को वर्क प्लेस पर सुरक्षित माहौल देने की ज़रूरत है, मेंटल इमोशनल सेफ्टी की ज़रूरत है भाई। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली ही हार्म करके चल जाए, कुछ गंदी बातें भी हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट बातें जो महिला नहीं चाह रही हो, जो उसके लिए ठीक ना हो, बोलकर, कमेंट पास कर, उसको कॉर्नर करके, किसी तरीके का कोई भी एक्ट हो, ये सब अनवेलकम बिहेवियर में आता है। तो कहीं ना कहीं विशाखा गाइडलाइन में जो सेक्सुअल हैरासमेंट डिफाइन था, हाई कोर्ट जो है उसको ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला को राइट टू वर्क है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो तो अपने पसंद का कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस कुछ भी कर सकती है, उसको जीने का हक है, और सिर्फ जीने का नहीं, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का हक है। आप उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने जो विशाखा गाइडलाइन जारी किया है, जो निर्देश है, उसमें एम्प्लॉयर की ड्यूटी जो है उसको पूरी करनी होगी। वो उसके पसंद का नहीं, वो ऑप्शनल टास्क नहीं है, वो कंपलसरी है। किसी भी एम्प्लॉयर को अगर मालूम होता है कि वर्क प्लेस पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिना देरी किए हुए। तो ओवरऑल इस केस लॉ का जो इम्पैक्ट आया, उसने बताया कि किस तरीके से विशाखा गाइडलाइन सिर्फ कहने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया फैसला पर कि अरे बाप रे, हाई कोर्ट कह रहा है कि बेकार का डिसमिस किया गया, ए.के. चोपड़ा का कोई गलती नहीं है, महिला के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, वो तो फिजिकली असॉल्ट हुई ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अपने नैरो व्यू को संभालो हाई कोर्ट, ये बहुत ब्रॉडर बात है, मेंटल डैमेज भी हैरासमेंट का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल पेश किया कि सच में वाकई में विशाखा गाइडलाइन जो है उसको माना जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हमें ब्रॉड स्कोप को कैरी करना होगा हैरासमेंट का, वो भर्बली, नॉन भर्बली, फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल फेवर या कोई कॉम्प्रोमाइज के अलावा भी हो सकता है। और एम्प्लॉयर को फिर एहसास किया कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारे मर्जी से नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, लेटर ऑन हमको मालूम ही है कि जब विशाखा गाइडलाइन चल रहा था, उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन ने उसे नहीं अप्लाई किया, हर लोगों ने इस गाइडेंस को, हर एम्प्लॉयर ने इस ड्यूटी को नहीं निभाया। फिर हमारे पास एक सेपरेट लेजिस्लेशन जिसको हम पॉज कहते हैं वो रहा। तो ये केस लॉ का लीगल फ्रेमवर्क है, सब कुछ। वर्डिक्ट क्या आया, और वर्डिक्ट भी ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम माइलस्टोन साबित किया है कि महिला सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। और लो, मैं जो हूँ ये एक ऐसा फैसला सुना रहा हूँ जो बताएगा कि विशाखा गाइडलाइन एप्लीकेबल है, इसको हल्के में नहीं लिया जाए। और यही कुछ बैकग्राउंड रहा जिससे विशाखा गाइडलाइन में सेक्सुअल हैरासमेंट का जो डेफिनेशन है उसको पॉज में लिया गया। कहीं ना कहीं आप, जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो उस समय बहुत कुछ था विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा गाइडलाइन के बाद ये पहला महत्वपूर्ण निर्णय था, ये केस लॉ था जहां महिला की सुरक्षा को मजबूती और दी गई, जहां बताया गया कि ए.के. चोपड़ा जो कि वरिष्ठ अधिकारी रहे, सीनियर ऑफिसर रहे, उन्होंने प्रोबेशन पर काम कर रही महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी, और एक ऑफिशियल टूर के दौरान ये हुआ था। मुद्दा यही उठाया गया कि चोपड़ा ने जो अटेम्प्ट लिया, क्या वो विशाखा गाइडलाइन के अनुसार आता है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पर सवाल ही उठा दिया कि आप लोगों ने हैरासमेंट के डेफिनेशन को सही से नहीं पढ़ा है, सही इनकी बर्खास्तगी जो हुई है, डिसमिस हुए हैं कि चोपड़ा, सही हुआ है, महिला को मेंटल डैमेज हुआ है, हार्म हुआ है।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है इनका डिसमिसल बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, इस पे तो मुझे सोचना ही नहीं है। हाई कोर्ट को ही सुना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ अगर अनुचित व्यवहार करता है तो फिर वो सभी हैरासमेंट में माना जाएगा। ये सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट तक सीमित नहीं है। अगर मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल डैमेज है, मेंटल लेवल पर महिला को ट्रॉमा दे रहा है तो फिर इसको भी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और बता चुकी हूँ। और जो उनको बर्खास्त किया गया था AK चोपड़ा को, सुप्रीम कोर्ट कहता है बहुत सही फैसला है, ये होना चाहिए था। सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट जो है सिर्फ वही नहीं मानना चाहिए। बताया गया हाई कोर्ट को कि आपका व्यू पॉइंट जो है बहुत नैरो है। अगर कोई ये अटेम्प्ट करता है, कोई घूर भी रहा है, कोई नॉन वर्बली भी महिला के साथ गलत कर रहा है तो वो सभी हैरासमेंट में आ जाता है। जिससे महिला का इमोशनल, मेंटल ट्रॉमा बढ़ रहा है, वो सब हैरासमेंट का पार्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि बस विशाखा गाइडलाइन जो है उसको हाई कोर्ट ने जब गलत समझ लिया, ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, तो फिर आम आदमी क्या समझता। सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि बस कहने को विशाखा गाइडलाइन नहीं है, विशाखा गाइडलाइन लागू करवाया सुप्रीम कोर्ट ने, बताया इस केस के माध्यम से। और विशाखा गाइडलाइन को लागू करने का ये पहला केस लॉ था। इसी के बाद 1997 के बाद ये पहला केस लॉ था जिसमें ये साबित किया गया कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, और पूरे के पूरे केस को पलट दिया। तो उत्पीड़न का प्रयास जो है, हैरासमेंट का अगर आप अटेम्प्ट भी ले रहे हैं तो इसमें भी सजा है और एकदम पनिशेबल ऑफेंस है, ये सजा योग्य अपराध है। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए वर्क प्लेस में, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि महिला जो है सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली, इमोशनली भी जो है वो प्रोटेक्टेड फील करे। और सभी एम्प्लॉयर को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया कि अगर कोई ऐसा मिसकंडक्ट या एक्ट हो रहा है तो फिर एक्शन लिया जाए।